अमेरिका से कोलंबस को हटा दो, यूरोप से ईसा को हटा दो, रूस से मार्क्स को हटा दो और अरब से मोहम्मद को हटा दो, तो पूरे दुनिया में भारत के भारतवंशियों के पद चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। आज भारत के इतिहास में भारत नहीं है, भारत के इतिहास में भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है, भारत के इतिहास में भारत के लोग नहीं हैं। जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम हुड़ों का इतिहास पढ़ते हैं, शकों का इतिहास पढ़ते हैं, जर्मनों और जापानियों का इतिहास पढ़ते हैं, मुसलमानों का इतिहास पढ़ते हैं, वायसरायों का इतिहास पढ़ते हैं, मार खाने का इतिहास पढ़ते हैं, पराजय का इतिहास पढ़ते हैं। इस विद्वत समुदाय के सामने एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर कुछ बात करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है। इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इतने विलक्षण एक दार्शनिक सम्राट हमारे सामने हुए, जिन्होंने युद्धों का संचालन किया, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक उत्तुंग शिखर पर ले जाने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया तो उसको स्थापित किया। सरस्वती के वरद पुत्र थे, वीर योद्धा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन हमारे इतिहास के पन्नों में वो नहीं है। मैं मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास का ही अध्येता हूं, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कक्षा 1 से लेकर MA PhD तक इतिहास के किसी भी पन्ने में राजा भोज के कृतित्व और व्यक्तित्व को पढ़ने और पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में इतिहास के अध्ययन के पीछे रेलिवेंस का होना आवश्यक है। आज राजा भोज पर यह संगोष्ठी, यह उत्सव एक महत्वपूर्ण विषय को निर्धारित करता है। एक ही व्यक्ति जो 84 ग्रंथों की रचना करता है, एक ही व्यक्ति जो 100 से अधिक युद्धों में विजित होता है, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व का अनुशीलन, अनुकरण करने का हमारा अधिकार है। लेकिन किसी कारण से नहीं तो योजनाबद्ध तरीके से ऐसे सारे महापुरुषों को हमसे अलग किया गया। क्योंकि राजा भोज की जब बात करेंगे, चोल का बात करेंगे, चालुक्य की बात करेंगे, राजा कृष्णदेव राय की बात करेंगे, अहोम राजाओं की बात करेंगे, विक्रमादित्य की बात करेंगे, तो भारत के स्वाभिमान में वृद्धि होगी। और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी गुलाम नहीं होता, दास नहीं होता। अंग्रेजों का उद्देश्य था भारत को दास बनाना, और दास बनाने के लिए हमको स्वाभिमान शून्य करना। कितनी बड़ी विडंबना है कि 5000 वर्ष का पहले का लिखा हुआ महाभारत आज भी प्रचलन में है, रामायण प्रचलन में है, लेकिन 84 ग्रंथ में हमको कुछ ही ग्रंथ अभी मिलते हैं, उसका संरक्षण भी हम नहीं कर पाए, क्योंकि उनका आक्रमण उसी के ऊपर था। प्लेटो नामक एक दार्शनिक हुआ है, उसने दार्शनिक राजा की परिकल्पना की है, और उसके लिए वो एक स्ट्रक्चर बनाता है कि देश के ऐसे हजारों श्रेष्ठ व्यक्तियों को और महिलाओं को इकट्ठा किया जाए, और उनके द्वारा जो पुत्र पैदा हो उसमें से काउंसलिंग करके 200 लोगों को इकट्ठा किया जाए, फिर 200 लोगों में से 100 किया जाए, 50 किया जाए, और उसमें जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण हो उसको देश का राजा बनना चाहिए। लेकिन उसको नहीं पता था कि भारत भूमि पर, भारत में जन्मे और भारत में शासन करने वाले ऐसे सैकड़ों राजा हुए हैं जो प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से भी बहुत आगे बढ़े हैं। उसमें एक राजा भोज का नाम बड़े सम्मान के साथ और महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। इतिहास की दृष्टि से अभी हम लोगों ने एक कार्य प्रारंभ किया है इतिहास संकलन योजना ने। अभी 30 तारीख को
एक ऐसे 50 सम्राट हमारे देश के हुए हैं, उनका एक प्रदर्शनी बनाई है, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। 30 तारीख को उसका उद्घाटन होने वाला है। आप कंबोडिया जाएंगे तो वहां बर्मन राजाओं के द्वारा बनाया हुआ अंकोर वाट का मंदिर भारत के प्रतिनिधित्व को दिखाता है। कश्मीर से लेकर के अवधार तक की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले राजा भोज उसमें हमको विलक्षण रूप से दिखाई देंगे। उनके साहित्य काम, उनके ऐतिहासिकता, उनके युद्ध को दर्शाने का हम प्रयास करेंगे। दक्षिण के राजा कृष्णदेव राय से लेकर के और असम के लासित बड़फुकन राजा पृथु का भी उसमें समावेश होगा। समाज बोध के लिए, समाज के स्व के जागरण के लिए, स्वाभिमानी समाज की स्थापना के लिए ऐसे महापुरुषों का समावेश हमारी संस्कृति भी चाहती है और आज देश का मांग है, क्योंकि यह भारत अब नया भारत है। ऐसे नया भारत में हम अपने पुरानी नींव पर नया निर्माण करके और भारत माता को सर्वोच्च सिंहासन पर स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। उसमें भोज के कृतित्व और व्यक्तित्व एक मील का पत्थर हमारे सामने साबित होगा। धन्यवाद भाई साहब। आपने कहा भारत के स्व का जागरण। भारत के स्व के जागरण में समाज की रचना और समाज की रचना के लिए साहित्य का निर्माण, भोज के साहित्य में से अगर कुछ ग्रंथों को मैं कहूँ तो चाणक्य राजनीति शास्त्र, राजनीति समुच्चय, चारुचर्या, ये कुछ ऐसे ग्रंथ रहे जिन्होंने समाज की व्यवस्थाओं का निर्माण और उसके आधार पर राजनीति के निर्माण की बात की। भाई साहब, इसमें चाणक्य राजनीति शास्त्र में अगर मैं कहूँ तो वर्णाश्रम व्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा बात होती है। राजा भोज ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था के ऊपर किस तरीके से उसको करना है वो बताया, और ये भी बताया कि दायित्व क्या है और क्यों दायित्व है, क्योंकि वो कर्म उसके लिए जितना मेरिट चाहिए वो उस व्यक्ति के हिसाब से। तो एक पीढ़ी भर ये कब जो कर्म आधारित व्यवस्था थी ये जन्म आधारित व्यवस्था में कैसे तब्दील हो गई, और राजा भोज की जो कर्म आधारित व्यवस्था थी जो समाज के निर्माण का मूल था उसको कैसे विक्षिप्त कर दिया, और राजा के साहित्य से हम उसको कैसे पुनर्स्थापित या पुनः उसको सम्मानित कर सकते हैं, आपके विचार? प्रोफेसर हरवंश ओबेराय करके एक विद्वान हुए हैं, विश्व के 103 देशों में उनका लेक्चर हुआ है। उनके सारे लेक्चरों का एक संग्रह करके 5 वॉल्यूम में हमने प्रकाशित किया है। वो कहते हैं कि विश्व के 4 पर्दे हैं, ये चारों पर्दों को हटा दो तो भरतवंशियों को पद चिन्ह वहां दिखाई देते हैं। वो पहला पर्दा है, अमेरिका से कोलंबस को हटा दो, यूरोप से ईसा को हटा दो, रूस से मार्क्स को हटा दो और अरब से मोहम्मद को हटा दो, तो पूरे दुनिया में भारत के भारतवंशियों के पद चिन्ह आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए उसके पहले जो 2 संस्कृति भारत दुनिया के धरती पर पैदा हुई, उनका कहना था कि हमारा जन्म माता पिता के किए हुए पापों का फल है। इसलिए उनके लिए वर्ण व्यवस्था, मातृ जाति व्यवस्था और काला गोरा तक ही सीमित था। हमारे जो ज्ञान का गुरुत्व केंद्र भारत था, वह मध्यकाल के बाद वह गुरुत्व का केंद्र कहीं अरब और यूरोप हो गया। हम भारत को अरब और यूरोप की दृष्टि देखना शुरू कर दिए। इसके कारण से यह समस्या हमारे सामने आई, जो भगवान गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि गुण कर्म विभागशः की बात करते हैं। उसका अनुसरण हमारे में एक और विशेषता है, चाहे राजा भोज हो, चाहे भगवान कृष्ण की गीता हो, चाहे व्यास का महाभारत हो या वाल्मीकि रामायण हो, वो कभी नहीं कहते कि मेरा मौलिक ग्रंथ है। वो कहते हैं कि इसके पहले हुआ था। हम मनवंतर में विश्वास करते हैं, युग का परिवर्तन होता है, हर युग में अवतरण होता है, अवतार के द्वारा सिद्धांत जो स्थापित होते हैं वो सनातन सिद्धांत के रूप में हैं। हमारे महापुरुषों ने उसी को दोहराया है। जब मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है और संस्कार से वह द्विज होता है। जो वेद का पाठन करता है तो ब्राह्मण होता है, विप्र होता है, और जो ब्रह्म से साक्षात कर देता है तो वो ब्राह्मण होता है। एक ही व्यक्ति सुबह शूद्र है और शाम को ब्राह्मण हो सकता है।
ये पूरा कर्म है, कर्म के आधार पर ही हमारी व्यवस्था है। लेकिन बाहर के लोग चूंकि उनको ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गोरा काला, ऐसे जातियों को विभाजन किया था, इसलिए वर्ण को नासमझी में या षड्यंत्र पूर्वक वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया और इसके कारण वो भ्रम पैदा हुआ। लेकिन भारत उपजीव्य है, भारत रत्नगर्भा है। जितने महापुरुष हुए हों, चाहे रामायण देखिए, महाभारत देखिए, चाहे मनुस्मृति देखिए, चाहे नारद स्मृति देखिए, याज्ञवल्क्य की स्मृति देखिए, सारे स्मृतियों में इस विषय का चर्चा ठीक से आया है कि हमारे वर्ण का आधार जन्म से नहीं है, हमारे वर्ण का आधार रंग से है और रंग के स्वभाव होता है। अब इसके कारण से जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे गांव में स्थिति ये बनती है कि पैदा करने के लिए, अब तो अस्पताल हो गया है, नर्स हो गई हैं, लेकिन गांव में जिसको तथाकथित शूद्र कहते हैं, वेदों में शूद्र की व्याख्या करते हुए ऋग्वेद में कहा उन्होंने कि शूद्र वो है जिसका हृदय आर्द्र होता है। शूद्र कोई नीच ऊंच नहीं होता, उसकी गलत व्याख्या की गई। जिसका हृदय आर्द्र होता है, जो सेवा करने के लिए उद्यत होता है, वह शूद्र है। अगर ऐसा है तो कहा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष, उसका सिर और पैर उसका शूद्र है। सिर उसका ब्राह्मण है, हाथ उसका क्षत्रिय है और उरु वैश्य है और पैर शूद्र है। इस पैर शूद्र है इसलिए वह अछूत है। तमाम जो बातें आई तो उसी ऋग्वेद का 18वें ऋचा में कहते हैं कि पृथ्वी विराट पुरुष के पैर से पैदा हुई। तो पृथ्वी को शूद्र नहीं मानते। अपने मतलब का न्याय शास्त्र के लोगों ने कहते हैं कि वादे वादे तायते तत्वबोधा, बातचीत से तत्व का निर्माण होता है। लेकिन बाद में उसको वाद को विवाद में बदल दिया और वाद विवाद हो गया। हमारे यहाँ वाद विवाद नहीं है, हमारे वहां वादे वादे जायते तत्वबोधा, बातचीत से तत्व का निर्माण होता है। उसके अलावा उसके बाद दूसरा एक विषय आता है, उसको जल्प कहते हैं, जिसे आप डिबेट कहते हैं। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होता है, दोनों बात करते हैं। पक्ष वाला उसकी प्रशंसा, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को सामने लाता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव एनर्जी को सामने लाता है। तीसरी बात जब आती है तो हो जाता है छद्म। और छद्म में मेरी ही बात सही है और उसके लिए वो काट काट करके इधर उधर से। उदाहरण के लिए बनवासी क्षेत्र में एक ईसाई मिशनरी का व्यक्ति, एक मिशनरी लेक्चर दे रहा था कि सीता जी और जनक दोनों ईसाई थे। लोगों ने पूछा कैसे, तो कहा कि सीता जी गिरजाघर में पूजा करने जाती थी। यह छद्म है, क्योंकि गांव के लोग तो बहुत ही जानते नहीं। इसको छद्म कहते हैं न्याय शास्त्र के लोग। और उसके बाद एक आता है, वह है विदंडा। और विदंडा में नए नए खाका बना करके, नए नए ग्राफ बना करके और हमारे ही बातों को गलत तरीके से बताने का प्रयास किया। कुछ इसी प्रकार से लोगों ने, जो सबको धारण करता है वो धरती है, सबको धारण करता है वो पैर है, उसको शूद्र कह दिया, उसको नीच कह दिया। और छुआछूत एक बाहर से आयातित विषय था जो घृणा का कारण होता था, उसको शूद्र के रूप में स्थापित किया। इसके बड़े विस्तार से राजा भोज अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं। और उसी बात को, जिस बात को भगवान कृष्ण करते हैं कि चतुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाक्ष, गुण और कर्मों के आधार पर ही वर्णों की व्यवस्था मैं स्वयं करता हूं। और समाज उसी प्रकार से बना है। एक ही व्यक्ति सुबह जब प्रातः काल उठता है और ब्रह्म से तादाम स्थापित करता है तो वो ब्राह्मण होता है। जब अपने छत्र को धारण करता है, इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि की जो बात करता है, अग्रतः चत्वार वेदान पृष्ठतः सहस्राधनु, इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि की जो बात करता है, तो वो छात्र को धारण करता है। हमारे आचार्यों ने दंड धारण किया है, वो ब्राह्मण होते हुए भी छात्र धर्म का पालन किया है। जो समाज की व्यवस्था देखते हैं तो वैश्य के रूप में होते हैं, और जब किसी प्राणी की सेवा के लिए उनका हृदय आर्द्र होता है और शिवी अपना सारा शरीर के मांस काट करके एक कबूतर के बदले देने लगते हैं तो शूद्र भाव में पैदा होते हैं। इसीलिए है इस पर बहुत ही गहन विचार की आवश्यकता है और हिंदू समाज को ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि हमारे चिंतन को, हमारे परंपराओं को, या हमारी इच्छाओं को, हमारे पूर्वजों की बातों को किस प्रकार से तोड़ करके
और छद्म का प्रवेश कराकर विडंबना स्थापित करके और हमारे समाज को तोड़ने और कमजोर करके एक हीन भावना स्थापित करना, जिससे उनकी कॉलोनी लंबी समय तक चल सके, इसका प्रयास लोगों ने किया। इसलिए राजा भोज का वह ग्रंथ जिसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर ठीक से विचार किया है, आज समीचीन है, उसका पुनः प्रकाशन होना चाहिए और वह समाज में जाना चाहिए। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा। समाज की रचना उसके सही सिद्धांत के आधार पर हो, समाज की संरचना उसकी शक्ति का पुंज हो, समाज की संरचना उसके भविष्य का निर्माता हो, यह आवश्यक है। और राजा भोज का जैसा आपने बताया कृतित्व इस दिशा में आज भी समीचीन है। मैं जब एक और ग्रंथ के लिए आपका विचार चाहूंगा, विविध विद्या विचार चतुर, ये उनका एक दूसरा ग्रंथ है। अब इसमें राजा भोज प्रतिपादित करते हैं कि शारीरिक शक्ति कितनी आवश्यक है, राजकुमारों की शिक्षा और सामान्य जन की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए, उसके अलावा उसके जीवन के कर्म क्या होने चाहिए। चारों पुरुषार्थ की बात करते हैं, चारों पुरुषार्थ का जनता के लिए क्या मतलब है और राज पुरुषों के लिए क्या अर्थ है, यह भी बताते हैं। और उसके बाद में वो बोलते हैं कि राजा के दायित्व क्या हैं। वो ये बोलते हैं कि समाज को सेवा करने के मायने क्या हैं, अर्थात उस समय के संविधान, उस समय की नीतियां और उस समय की जो सार्वजनिक क्षेत्र की व्यवस्थाएं, उसका वर्णन करते हैं। भाई साहब, इतना गंभीर ग्रंथ आज भी हमारे तांत्रिक समाज के विचार के लिए उपयुक्त हो सकता है, आपके विचार दीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे वहाँ अपने ऋषियों के विचार को ही परिमार्जित करके युगानुकूल और समयानुकूल स्थापित करने का कार्य हमारे पूर्वजों ने किया है। इसलिए जब मदन मोहन मालवीय उद्घोषणा करते हैं कि राम राज्य की स्थापना अगर करनी है तो दैहिक दैविक भौतिक ताप से हमें मुक्त होना है, और दैहिक दैविक भौतिक ताप से मुक्त होने का जो हमारा सूत्र है वह कहते हैं गांव गांव में गौशाला होनी चाहिए, गांव गांव में पाठशाला होनी चाहिए, गांव गांव में मल्लशाला होनी चाहिए और गांव गांव में यज्ञशाला होनी चाहिए। राजपुत्रों के लिए भी और सामान्य लोगों के लिए इसका डिवीजन करते हैं। जब आप उड़ीसा के भुवनेश्वर के उदयागिरी पर जाएंगे तो पहली शताब्दी का लेख है ब्राह्मणी लिपि में, उसका ग्रंथ भी आ गया है। उसमें राजपुत्रों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत व्यवस्था की गई है। हमको लगता है कि उससे राजा भोज पूरी तरह से इंस्पायर है। बिल्कुल सही। उसको उस लिपि को देखिए और राजा भोज के उस राजपुत्रों के प्रशिक्षण की बात करिए तो दोनों एकदम समान लगता है कि कॉपी है उसकी। इसलिए देश में जो भी हमारे देश की एक परंपरा रही है, भद्रम पश्यामि ऋषियः, ऋषियों ने ठीक देखा। भद्रम पश्यामि ऋषियः, बुरा देखने का हमारा कोई व्यवस्था नहीं थी। भद्रम पश्यामि ऋषियः या भद्रम पश्यन्त ऋषियः। और फिर कहता है यद भद्रम तन्ना शुभ, और जो अच्छा है उसे हम धारण करें। निश्चित रूप से अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने तप और तपस्या के माध्यम से राजा भोज ने शिक्षा की जो एक ज्योति जलाई, जो आज की नई शिक्षा में उसी प्रकार से परिलक्षित होती है कि खेल के माध्यम से, शारीरिक सौष्ठव के माध्यम से, ठीक प्रकार के खान पान के माध्यम से और एक शुभ शिक्षा, जिसे भारतीय शिक्षा नीति हम लोग कहने लगे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो पहली बार आई है भारतीय शिक्षा नीति, इसके पहले तो शिक्षा नीतियां आती रही। उसमें खेल खेल के माध्यम से, शरीर के सौष्ठव के माध्यम से, गेम के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, तप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की जो विधा बताई जा रही है, उसका ठीक ठीक वर्णन राजा भोज के ग्रंथ में आता है। यह भारत की संस्कृति नित्य नूतन है लेकिन चिर पुरातन है। इसका एक निरंतरता है और उस निरंतरता में समावेश जब जब कोई समस्या आती है, आप देखेंगे राजा भोज के पूर्व में एक संघर्ष का काल है और वो संघर्ष के काल को खंडित करने के लिए समय समय पर 200 वर्षों के बाद एक एक महापुरुषों का अवतरण होता है, जो शिक्षा में, समाज में, धर्म में, संस्कृति में, कला में, कृषि में सब जगह अपना उसमें समावेश करते हैं और पुरानी बातों को ही पुरानी नींव नया निर्माण के आधार पर समयानुकूल, समाज के अनुकूल, राष्ट्रानुकूल उसको परिमार्जित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजा भोज के द्वारा यह जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे लेक्चर 2 प्रकार के हैं। शंकराचार्य के जो शिक्षण है वो 2 प्रकार का है। एक उनके
शिष्यों के लिए है और एक जनमानस के लिए है। जब शंकराचार्य जी कहते हैं कि यावत द्वारम नरकस्य नारी, तो वह अपने शिष्यों ब्रह्मचारियों के लिए कहते हैं, लेकिन वही जब आगे की नारियों की पूजा होनी चाहिए और सावित्री से पराजित होकर के उसको जज बनाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार के हमारे महापुरुषों के दोनों बातों को मिला करके और लोगों ने, जैसे मैंने कहा, छद्म किया और उनकी जो बातें किसी और की थी वो किसी और के लिए थोप करके उसका गलत अर्थ लगाया गया। आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार की शिक्षा नीति, जो उपनिषदीय शिक्षा नीति है, जिसमें गुरु शिष्य आमने सामने बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। हमारे एक अमेठी के राजा थे रणजय सिंह जी, वो खड़ाऊ पहना कर अपने बेटे को दौड़ाते थे। छोटे थे उनके पुत्र, खड़ाऊ पहन कर दौड़ाते थे और कहते थे कि राजपुत्रों को हर कठिन समस्याओं से जूझने की जज्बात होनी चाहिए। तो किन किन परिस्थितियों में उसको कहां जाना है, चाहे भगवान राम के शिक्षण को लें, चाहे भगवान कृष्ण के शिक्षण को लें, ये दोनों राजपुत्र हैं और दोनों का शिक्षण किस प्रकार से होता है, उन सारे शिक्षणों का समुच्चय आपको राजा भोज के चिंतन में दिखाई देगा और मिलेगा। जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल आपने कहा, वही स्थिति इस ग्रंथों में दिखती है। शिक्षा के से यज्ञों की शक्ति प्राप्त हो, शरीर की शक्ति प्राप्त हो, मन की शक्ति प्राप्त हो, कर्म की शक्ति प्राप्त हो और कर्म में प्रवीणता प्राप्त हो। कुछ इसी प्रकार का ये विविध विद्या विचार चतुर ग्रंथ दिखता है। भाई साहब, एक और पक्ष आपके सामने उनका रखता हूं। एक ग्रंथ है सरस्वती कंठाभरण, कुल 8316 श्लोक, 5 परिच्छेद, काव्य। और आप आश्चर्य करेंगे, एक ऐसा राजा जो योद्धा है, एक ऐसा राजा जो शिक्षा नीति की बात करता है, एक ऐसा राजा जो समाज नीति की बात करता है, वो इस ग्रंथ में किस प्रकार से रसों का उपयोग करते हुए अलंकार बनाए जाने हैं वो भी लिखता है। राजा भोज लिखते हैं कि किस प्रकार से शब्दालंकार का उपयोग, उभया अलंकार का उपयोग और अनेक प्रकार के नए अलंकारों का निर्धारण करते हैं और संस्कृत के साहित्य को, उसकी प्रवीणता को उसकी उच्चतम सीमा तक पहुंचाते दिखते हैं। व्यक्तित्व की विशालता और व्यक्तित्व का विचार देखिएगा, रस के स्वरूप और उसके ऊपर भी विचार करते दिखते हैं। भाई साहब, आपका वक्तव्य उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। रस और साइंस दोनों से दूर हूं मैं इतिहास के विद्यार्थी हूं, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते समय एक श्लोक ध्यान में आता है, भावा अनुभाव संचारी संयोगा आदिश निष्पत्ति। भाव, अनुभाव और संचारियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और रस की जो महिमा बताते हैं उसमें कहते हैं कि रस के अभाव में नीरस हो जाता है। और भारतीय समाज की एक विशेषता रही है, किसी न किसी रूप से एक हृदय से दूसरे हृदय तक रस का संचार होता रहा है और इसलिए सरस और समरस समाज की परिकल्पना हमने किया है। जहाँ तक सरस्वती कंठाभरण की बात है तो उसमें जब वो शब्दों की बात करते हैं, शब्दों के बनने की प्रक्रिया की बात करते हैं, और आज जब हम पूरे दुनिया के भाषाओं का जब समतुल अध्ययन करते हैं तो बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि दुनिया में एक ही भाषा है और बाकी सब बोलियां हो सकती हैं। वह भाषा है, वह संस्कृत है, जिसको शब्द बनाने की क्षमता है। जिसमें शब्द बनाने की क्षमता नहीं हो सकती वह भाषा नहीं हो सकती। इस विषय पर राजा भोज के ग्रंथ का जब ठीक से अध्ययन करेंगे और पाणिनि के सिद्धांत कौमुदियों को जब देखेंगे तो किस प्रकार से वैज्ञानिक भाषा का वह विषय हमारे सामने आता है। हम उच्चारण करते हैं तो हमारा सारे मुंह में उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान के आधार पर ही, उसके पहले उन्होंने कहा कि शंकर भगवान ने डमरू बजाया और उसे 14 रत्न निकले, जिसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। लेकिन उसके बाद अच और हल की व्यवस्था बनाने के बाद भी पाणिनि ने रुद्राष्टाध्यायी के 7.25 अध्याय तक ही व्याकरण को सिद्ध कर पाए थे। 3 पाद को मुक्त कर दिया गया था।
क्योंकि उसकी संभावनाएं और है। शब्दों का निर्माण होता है, इसीलिए शब्दों के निर्माण के लिए वो फील्ड को छोड़कर रखा। और जब हम वैज्ञानिक शब्दावली की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान कहां से क्या होता है। तो अकूह विसर्जन नाम कंठ, अ कवर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। इसका उपयोग और कहीं नहीं हो सकता और दुनिया की किसी भाषा में इसकी कल्पना तक भी शायद नहीं होगी कि ये कंठ से अ, क, ख, ग, अंग और विसर्ग कंठ से ही निकलेगा। अगर कंठ को पकड़ लिया जाए तो उच्चारण नहीं होगा। ईचु ऐशानाम तालु, लिटोर शानाम दंता, लिटोर शानाम मृधा, उपूह मध्यमान्य नाम ओष्ठो। तो मुख के किस अंग से कौन से अक्षर निकल रहे हैं, यह हमारे जो वेद के रचयिता थे और उन्होंने छंद के जो वेदांग के 6 भागों की रचना की, तो उसमें सारे विषयों को कहीं ना कहीं लाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 100 युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति और इतने बड़े वास्तुशास्त्र का, ज्योतिष शास्त्र का, कुमार विश्वास ये गीत गाते हैं कि ये न पूछो एक कंठ से इतने गीत कहां से गाए। वो कौन सी विलक्षण प्रतिभा थी। कुछ लोगों का आक्षेप है कि राजाओं के पास बहुत सारे लोग रहते थे जिनसे वो लिखवाते थे। बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखवाई तो उससे भी तुलना कर लेते हैं लोग। लेकिन आदमी व्यक्ति का जो विलक्षणता है वह उसके कर्मों से दिखाई देता है। जब सारे ग्रंथों का भी 33 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, सारे ग्रंथों को आप देखेंगे तो उसमें एक रूपता है, एक ही शब्दावलियों का समावेश है। अलग अलग लोग लिखते हैं तो शब्दावली में कहीं ना कहीं टूटन आता है। मैं इसके बाद मैं अपना विषय 1-2 रखूंगा, उसमें बताऊंगा कि किस प्रकार से इस प्रकार के चीजों को हम सामने लाते हैं। इसीलिए एक युद्ध करने वाला योद्धा, एक इकोनॉमिक्स देखने वाला व्यक्ति, एक ज्योतिष शास्त्र को देखने वाला व्यक्ति रस के विषय में चर्चा करता है और रस के आधार पर अलंकारों की वर्णन करता है, चिंतन करता है। वह एक विलक्षण प्रतिभा है और वास्तव में भारत के लिए यह बहुत बड़ी उपादेयता है, भारत के साहित्य के लिए बहुत बड़ी उपादेयता है। और उससे बड़ी उपादेयता यह कार्यक्रम है जहां हम इस विषय से अपने को परिचित कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब। वास्तव में पाणिनि का आपने बताया। पाणिनि के बाद अगर संस्कृत व्याकरण पर किसी की सबसे अच्छी टीकाएं हैं तो वो राजा भोज की। तो संस्कृत भाषा का विकास और उसके ऊपर उनका अधिकार निर्विवाद रूप से संस्कृत के साहित्य को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का एक कारक रहा। और यही धरती है धार की, यहीं वो थे, यहीं उनकी साधना थी। शायद आज आपने धार का स्थान भी देखा होगा जहां पर उन्होंने ये साधनाएं की। जहां तक रस की बात है तो सिर्फ उन्होंने भाषा पर ही विचार नहीं किया, मानव जीवन से संबंधित, मानव संवेदनाओं से संबंधित कथाओं की भी रचना करी। और ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी, इसमें मानव संवेदनाओं का एक ऐसा विचार उन्होंने प्रस्तुत किया जो एक राजा को किस प्रकार से संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए उस पर बोलता है। भाई साहब, एक और उनके व्यक्तित्व की विशालता दिखती है। उनका ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। इसमें करीब 7000 श्लोक हैं। ये बात करता है शिल्प पर, टेक्नोलॉजी पर, यह बात करता है नगरों के विन्यास पर और नगरों के विकास पर, नगरों की स्थापना पर, यह बात करता है जल से संबंधित जितने भी तालाब हो सकते हैं उनकी रचना पर और सागर के समान बड़ी झीलों के बनाए जाने पर। भाई साहब, इसमें उन्होंने बताते हैं कि किस प्रकार से भूजल को प्रवाहित, भू के अंदर प्रवाहित होने की स्थापना करते हुए कैसे आपको जल आवरण करना है और चीजों को बनाना है। भूमि परीक्षा, नगर नियोजन, गजशाला, अश्वशाला, इन सारी चीजों पर बात करता है। भाई साहब, इस पूरे श्लोक और इस 7000 श्लोक जो हैं वो शायद आज की विकास और नगर विकास पर समसामान्य कैसे हो सकते हैं, आपके विचार दीजिएगा। जैसा मैंने कहा, पुरानी नींव नया निर्माण की बात करते हैं हम। आज दुनिया वापस जा रही है। विवेकानंद जी ने कहा था बैक टू वेदा। दयानंद सरस्वती जी ने वेद को स्थापित करके और वेद को सामने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से
समाज को ये बताने का प्रयास किया था कि हमें जो बीच में डिस्टॉर्शंस हुए थे या जो हमें अपमानित करने का प्रयास किया था उसको कहीं ना कहीं सामान्य करके और उन पीछे की सारी बातों को अंगीकृत करना पड़ेगा। और इसीलिए आज आयुर्वेद के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग के माध्यम से हम दुनिया में जाने लगे हैं। ये सारी बातों को हम अनेक ग्रंथों में तो पाते ही हैं। एक पुस्तक इतिहास की है सुंदरलाल की, 1936 में छपी थी और छपते ही अंग्रेजों ने उसको बैन कर दिया था। 2002 में अटल जी की सरकार आने के बाद वह सूचना मंत्रालय से उसको 2 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया है। उसमें वो वर्णन करते हैं कि अंग्रेजों में भारत में आने के पहले यूरोप की क्या दशा थी। तो वो कहते हैं कि वहां शिल्प नाम का कोई चीज नहीं था, घर में धुआं निकलने का भी कोई व्यवस्था नहीं था, खास फूस के घर थे और पैरों में पुआल बांध करके वहां लोग ठंडे से बचते थे। बड़े प्रमाण के साथ कहते हैं, वो रेफर्ड को कोड करते हैं, पढ़ना चाहिए, 2 वॉल्यूम में है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है। लेकिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या कहा आकर के कि भारत गंवारों का देश है, सांप सपेरों का देश है, जंगली लोगों का देश है, अंधविश्वासों का देश है। अंग्रेज आए तो भारत भारत हुआ, रेलवे लाइन बिछाए तो भारत हो गया, बिजली का तार दौड़ाए तो भारत हो गया। और दुर्भाग्य से हमारे लोगों ने, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्वान ने भी कहा कि अंग्रेज चले जाएंगे तो भारत का क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो हम आत्मविस्मृत हो गए थे, उस आस विस्मृति को पुनर्जीवित करने का कार्य यह पुस्तक राजा भोज की बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका एक ही उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आज के शिल्पकार और इंजीनियरिंग के बड़े बड़े पुरोधा जिन भवनों का निर्माण कर रहे हैं, उसका उम्र लिख दे रहे हैं 99 वर्ष। बहुत प्रकार के मशीन लग रहे हैं, बहुत प्रकार के यंत्र लग रहे हैं, बड़े कंप्यूटर लग रहे हैं, उसके बाद उसको उम्र 99 वर्ष हो रही है। लेकिन आज भोजशाला से जाकर आया हूं, 1000 वर्ष का मॉन्यूमेंट आज उसी तरह से खड़ा है, जबकि रख रखाव की उसकी व्यवस्था नहीं रही है। उत्तराखंड में बाढ़ आता है, बड़े बड़े होटल जंगल और पहाड़ तक बह जाते हैं, लेकिन केदारनाथ का मंदिर अपने जगह से 1 सेंटीमीटर नहीं हिलता है। यह भारत के वास्तुकला की विशेषता है। इसीलिए आवश्यकता है कि हमको युगानुकूल अपने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, आज हम देखते हैं कि वास्तुशास्त्र की परिकल्पना बहुत हो गई है और वास्तुशास्त्र के बातों को, और यहां तक कि राजा भोज और बहुत सारे विद्वानों के बातों को अपने लैपटॉप में लेकर के आज नए लड़के आर्किटेक्ट भी हमारे सामने घूम रहे हैं। इसलिए वो समीचीन है और उसका जितना अधिकतम हमने प्रयास किया है, अभी एक 75 ग्रंथों का प्रकाशन हम कर रहे हैं। वो सारे ग्रंथ नए नहीं हैं, वो ग्रंथ इसी प्रकार के हैं जो कहीं ना कहीं हमको ब्रांड से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे ग्रंथों का हम प्रकाशन कर रहे हैं इतिहास संकलन योजना के माध्यम से, कि भारत के जो रेफरेंसेस हैं जिसको देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो विमान शास्त्र हो, चाहे वो जल शास्त्र हो, जल की व्यवस्था किस प्रकार की है। बड़े ही आश्चर्य के 2009 में मनमोहन सिंह ने कहा था कि 1950 के पहले भारत के नदियों में नालियों के पानी नहीं बहते थे और 1950 के बाद 2009 में 90 लाख क्यूसेक सीवेज रोज नदियों में जाता है। उन्होंने संसद बोल दिया। मेरे जैसा व्यक्ति जो चिंतन किया, हमको लगा कि क्या है ये, कभी कभी गलत लोग भी सही बात बोल देते हैं। तो हमको लगा कि 1950 तक भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आज जब धर्मनिरपेक्ष हुआ है तो नदियों में नाली बहाने में कोई परहेज नहीं, कोई गुरेज नहीं हुआ। हम लोग जब काशी में स्नान करने जाते थे तो स्नान करके अपना कपड़ा लेकर धर्मशाला में आते थे कि गंगा जी में नहीं धोना है, लेकिन आज वो परंपरा टूट गई। तो जब तक धर्म आधारित समाज था, धर्माधिष्ठित समाज था, तब हम राजा भोज के ग्रंथों का, रामायण का और महाभारत का, पुराणों का हम अनुसरण और अनुशीलन करते थे।
लेकिन सारे ग्रंथों को बाहर कर दिया गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ ग्रंथ, फ्रेंच में लिखा हुआ ग्रंथ, जर्मन में लिखा हुआ ग्रंथ ही समीचीन है और उसी का आधार पर चलकर हम दुनिया में जाएंगे। यह विषय जो हमारे सामने आया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे पुस्तक हमारे सामने आई, उसके आधार पर भारत की खोज 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और 1926 में कहा जाता है कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये तो कारवां आते गए और काफिले बनते गए और उसका राष्ट्र निर्माता मैं हूं। और इसी विषय लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ते के सेमिनार कांग्रेस की बैठक में बाहर निकले, पत्रकारों ने पूछा आप कांग्रेस क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नेहरू जी भारत का निर्माण करना चाहते हैं, नवनिर्माण करना चाहते हैं और मैं भारत का पुनर्निर्माण करना चाहता हूं, यही बात है, इसलिए मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो पुनर्निर्माण की बात है और उसमें आधारशिला के रूप में चाहे विमान शास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो जल शास्त्र हो, चाहे मौसम विज्ञान हो, चाहे कृषि विज्ञान हो, चाहे शिल्प विज्ञान हो, सबके जड़ में हमारे महापुरुषों का, हमारे राजाओं का, हमारे चिंतकों का वो सारे विचार हैं जिसकी आवश्यकता, उपयोगिता पहले से ज्यादा आज आवश्यक है, उसका अध्ययन जरूरी है। बिल्कुल भाई साहब, हम एक लगातार निरंतर चली आ रही विशाल इंटेलेक्चुअल परंपरा के सारथी हैं, इसके लेकर के आगे जाने वाले हैं। आपने जैसा कहा भोपाल का ताल आज 1000 साल से खड़ा है और आज भी 25%, 30% पूरे इलाके की जल की समस्याओं का निराकरण कर रहा है। ये उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय के इंजीनियरिंग का कमाल है। और भी अगर इसमें मैं बात करूं युक्ति कल्पतरु की, तो इसमें राजा भोज जो बताते हैं, उसमें बताते हैं वो यान यात्रा, विमान यात्रा, दूत लक्षण, मंत्री नीति, इन द्वंद्व युक्ति, नगर युक्ति, वास्तु युक्ति, राजगृह युक्ति, ग्रह युक्ति, आसन युक्ति, छत्र युक्ति, ध्वज युक्ति, कौन सा क्षेत्र छोड़ दिया जिसकी टेक्नोलॉजी उन्होंने नहीं लिखी। टेक्नोलॉजी हम थे वास्तव में एक शीर्ष पर, और उन सारी चीजों का अभिमान जैसा भाई साहब ने कहा वो आपको भविष्य के लिए प्रेरित करेगा। भाई साहब, एक और ग्रंथ आपका जो उनके धार्मिक रूप को प्रदर्शित करता है, चंपू रामायण, कूर्म अवतार और इस तरीके की शैव रचनावली। राजा भोज स्वयं एक शैव संप्रदाय से आते थे और उनका अपना एक विश्वास शैव परंपरा में था। उन्होंने रामायण की रचना, और रामायण पर उन्होंने स्वयं एक रामायण लिखी जिसे 6 भागों में प्रकाशित हुई है, 6 भागों में लिखी गई चंपू रामायण, और उस पर अनेक टीकाएं लिखी गई। और आज जो तुलसीकृत रामायण के पहले के प्रमुख ग्रंथों में से एक उनका ग्रंथ गिना जाता है, तत्व प्रकाश। इसमें वो पूरे शैव तत्वों को स्थापित करते हैं। आपका प्रकाश इस पर और इसको उद्वेलित करेगा। एक दूसरे क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि और व्यास की रचना, व्यास जी ने श्रीमद् महाभारत की रचना की। दोनों समकालीन ग्रंथ हैं। महाभारत के काल में ही महाभारत लिखा गया और रामायण के काल में ही रामायण लिखा गया। उसके बाद जो भी काव्य और जो भी ग्रंथ लिखे गए सब उपजीव्य हैं, लेकिन उसकी श्रृंखला है। राजा भोज की चिंतन सनातन संस्कृति के प्रति कितनी आग्रही थी, हम चंपू रामायण की दृष्टि से देख सकते हैं। क्यों, जब प्रथम शताब्दी में प्रतिमा नाटकम लिखी जाती है और भास के द्वारा उत्तर रामचरितम लिखा जाता है, तो दोनों में डिस्टॉर्शन आते हैं और दोनों में उत्तर रामायण करके बात आती है, उत्तर रामचरितम की बात आती है। वाल्मीकि के रामायण का जब अध्ययन करते हैं तो वाल्मीकि के रामायण के लंका कांड तक एक सीक्वेंस मिलता है, शब्दों का भी और छंदों का भी। लेकिन उत्तर कांड में छंदों और शब्दों का सीक्वेंस नहीं मिलता। भरत ऋषि के नाट्य काव्य के अनुसार हमारा जो नायक होता है वो धीरोदात्त होता है। धीरोदात्त नायक की परिकल्पना है। और हमारे जो नाट्य होते हैं या जो ग्रंथ होते हैं वह सुखांत होते हैं। ये हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू परंपरा या हिंदू चिंतन परंपरा का एक बहुत बड़ा भाग है कि हम कभी भी किसी चीज को दुखांत नहीं छोड़ते, वो सुखांत करते हैं। ये नाट्य शास्त्र का एक सिद्धांत भी है।
ऐसे में वाल्मीकि रामायण का जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लंका कांड खत्म होने के बाद भगवान राम अयोध्या में वापस आते हैं और अनेकों वर्ष तक राज्य करते हैं, और चारों भाइयों को दो दो पुत्र होते हैं, और दोनों पुत्रों को कौन कौन सा राज्य कहाँ मिलता है और कहाँ स्थापित होते हैं, और राज्याभिषेक होता है और खुशियां मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, और रामायण वहाँ समाप्त तो नहीं लेकिन स्थगित होता है, क्योंकि युग युगों का रामायण है। लेकिन जब क्षेमेंद्र आते हैं, प्रतिमा नाटकम आता है और भाष आते हैं, तो एक नया चीज उसमें जुड़ता है, वह जुड़ता है उत्तरकांड। रामभद्राचार्य जी जो हमारे कुरुक्षेत्र वहाँ चित्रकूट में कुलाधिपति हैं, उन्होंने बहुत विशद अध्ययन किया है इस पर, और उनका मानना है कि उत्तरकांड प्रक्षेप है वो बाद में इसलिए जोड़ा गया है कि भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश के थे और अयोध्या के ही थे। अयोध्या से कुल 70 किलोमीटर दूर, 170 किलोमीटर दूर कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था, वहीं राजधानी उनकी थी। बौद्धों ने बाद में कहा कि वो शाक्य वंश के थे, इसलिए कि वो शक्य थे, अपना उन्होंने वर्ण को बचा लिया था, इसलिए वो शाक्य हुए। राम ने वर्ण को नहीं बचाया, क्योंकि राम को से बुद्ध को बड़ा करना था। ये परंपरा है हमारे वहाँ तो पुराणों में भी एक देवता दूसरे देवता को सुपरसीड करता है, और इसलिए उनको बड़ा करने के लिए राम को छोटा करना है तो दशरथ जातक नामक एक कथा लिखी गई, और उसमें लिखा जाता है कि दशरथ की पहली पत्नी कौशल्या के 3 बच्चे थे, राम, सीता और लक्ष्मण। दशरथ एक कामी पुरुष हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उससे एक बेटा हुआ भरत, और भरत को बहुत चाहते थे दोनों मिलकर के, इसीलिए राम, सीता और लक्ष्मण को वन में भेज दिया गया, और सब साथ रहते रहते राम और सीता ने विवाह कर लिया, भाई बहन ने विवाह कर लिया। इसीलिए जो इक्ष्वाकु वंश राम का है वो शक्य नहीं हुआ, वो बड़शंकर हो गया। केवल कपिलवस्तु के राजा शोधादन और बाद में ये का अपना एक कहानी है, और इसके कारण से उत्तरकांड लिखा गया। अभी सरसंघचालक जी से किसी ने प्रश्न किया कि क्या राम ने शंबुक का वध किया था, क्या राम ने सीता का परित्याग किया था? तो सरसंघचालक जी ने कहा कि आपके राम शंबुक के वध किए होंगे, आपके राम सीता का परित्याग किए होंगे, हमारे राम शंबुक के वध नहीं करते, हमारे राम सीता का परित्याग नहीं करते। हम देखते हैं ये छद्म ही है कि ये कहा जाता है कि 5 खंड राजा भोज ने चंपू का लिखा और 6ठे खंड वो नहीं लिख पाए, उनकी मृत्यु हो गई। 84 ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति किसी ग्रंथ को अधूरा छोड़कर नहीं जाएगा। अधूरा आप जब उठाएंगे, जो बाद में 2 खंड लिखे गए हैं तो भोज के उस तारतम्य से नहीं मिलते, इसीलिए वह बाद में जोड़े गए हैं वो भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के लिए। और उसको आधार बना करके आज बेंडी डोनियर नामक एक महिला जो सेक्सोलॉजी के विद्वान है, जो शिकागो में रहती है, वह राम, लक्ष्मण और सीता को ही नहीं तो हनुमान को भी बदनाम करने के कार्य कर रही है। और 400-500 पृष्ठों की पुस्तक उसकी छपी हुई है, दुनिया में बिक रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी उसको पढ़ाने का प्रयास किया गया था, बाद में कुछ महापुरुषों के आंदोलन के कारण से, विशेष रूप से दीनानाथ बत्रा जी के आंदोलन के कारण से वह पुस्तक बिक्री से रोक दिया गया और सिलेबस से बाहर निकाला गया। तो राजा भोज केवल लेखक ही नहीं थे, इतने बड़े वो चिंतक थे। बाद में तुलसी के रामायण में भी यह उत्तरकांड सीता का परित्याग वाला नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने रामलीला होते हैं उस रामलीला में चंपू रामायण का पूरा समावेश पूरे दुनिया में होता है। बाली से लेकर सूरीनाम तक चंपू रामायण को और राधे श्याम रामायण को प्रमुखता से लेकर के मंचन किया जाता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन चंपू रामायण के माध्यम से राजा भोज का हमारे देश में रहा। बौद्धों के विरोध में हम नहीं हैं, बौद्ध हमारे ही हैं, लेकिन कालक्रम के अनुसार इतिहास चूंकि क्रूर होता है तो उन विषयों को लाना पड़ता है। जो राम अहिल्या जैसे जड़वत पड़ी हुई महिला को मां कह के खड़ा करते हैं और समाज में सम्मान दिलाते हैं, जो राम अपने दुश्मन की पत्नी मंदोदरी को कहते हैं कि मंदोदरी ही पट महिषी थी और वही पट महिषी रहेगी,
जो तारा को सम्मान दिलाते हैं, जो एक छोटे छोटे बातों पर नोटिस लेते हैं, ताड़ुका जैसे राक्षसी को मारने के लिए भी गुरु से आज्ञा को आधार बनाकर उस पर आक्रमण करते हैं, वह नारी विरोधी नहीं हो सकते। इसका ठीक ठीक से वर्णन भोज के चंपू में हमको मिलता है, जो नारी सम्मान की बात करते हैं वो। इसलिए यह ग्रंथ चंपू, हम तो उसको पढ़ने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, तो मैंने पढ़ा उसको उत्तरायण के उत्तर के कारण से ही। तो वास्तव में चंपू रामायण को अगर हम देखते हैं, जो अपने आप में एक विलक्षण है, जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है और गीत भी है, ऋग्वेद और यजुर्वेद और अथर्व सामवेद तीनों का सम्मिश्रण है वो। और उसके आधार पर जो रस की निष्पत्ति होती है चंपू रामायण के माध्यम से, और जिस प्रकार से लेखक एकाकार होता है पात्र के साथ, वह विलक्षण ग्रंथ है रस के मामले में। और रामायण को पब्लिक में ले जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसका अध्ययन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, जैसा आपने मार्गदर्शन दिया, चंपू रामायण का छठा भाग बल्लाल जो थे उन्होंने लिखा, उनकी टीका उसके ऊपर कही जाती है, वो छठा भाग है और निश्चित रूप से वो अलग है। तो भाई साहब ने जो बताया आपको कि क्या कंट्रीब्यूशन है राजा भोज का, वो अपने आप में एक विलक्षण है। एक और उनका ग्रंथ द्रव्यानुयोग तरंकित, ये जैन समाज में आज भी प्रचलित है और जैन लोगों के लिए भी वो बहुत पूज्य है। तो ऐसा नहीं था कि राजा भोज अगर एक शैव संप्रदाय से आते थे तो दूसरे संप्रदायों के लिए उनकी कोई वितृष्णता रही हो या कोई दूसरा बैरभाव रहा हो, उन्होंने दूसरे धर्मों को भी वही सम्मान दिया। एक और ग्रंथ के बारे में कहना चाहूँगा, भोजदेव संग्रह। भोजदेव संग्रह में वराह मिहिर के सिद्धांतों को उन्होंने आगे क्रिटिसाइज किया, आगे बढ़ाया, और यहाँ से एक नया रूप भोज का शुरू होता है, वो है ज्योतिष का। देखिए, श्रृंगार की बात किया, भाई साहब ने आपको समाज के निर्माण में ग्रंथों की उपयोगिता के बारे में बताया, एक उनके युद्धों के बारे में बताया, और अब आप श्रृंगार के बारे में बताया, भाषा के अधिकार के बारे में बताया, और अब आते हैं एक पर जिसमें है उनके ज्योतिष के लिए। राजा भोज एक ऐसे ज्योतिषी थे जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की और अनेक ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। वराह मिहिर के अनुसार जो सूर्य की गति और अन्य ग्रहों की गति है, उसको भी उन्होंने ठीक से कैलकुलेट करके फिर से नए प्रकार से कैसे लाना है, वो अपने ग्रंथों में दिया। भाई साहब, इस क्षेत्र पर आपके प्रकाश, आपका विचार। भारत तत्वदर्शियों का देश है। तत्व के आधार पर ही हम समाज के सारे नियामकों को स्थापित करते हैं। जब व्यक्ति एकात्म हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तो उसके दृष्टि से कुछ ओझल नहीं होते। ज्योतिष और खगोल शास्त्र एक ऐसा विषय है जिस पर भारतीयों का एकाधिकार रहा है। एक फिल्म में गीत आता है और बाहर भी मैंने एक फलक पर पढ़ा था कि अगर भारत ने शून्य नहीं दिया होता तो गिनती नहीं आती। तो ये लगभग सारे ग्रंथों में जितने ग्रंथ आपको मिलेंगे और जिसमें गणित का कहीं ना कहीं समावेश है, उसमें ज्योतिष की वो सारी चीजें हमारे सामने दिखाई देती हैं। और एक और बहुत अच्छी विषय है कि जो मैं कह रहा हूं वही ही सही है, ऐसा कभी भी भारतीय मनुष्यों ने स्थापना नहीं की। वो कहते हैं किसी ने कहा था उसको मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन इस पर मीमांसा होनी चाहिए। इस पर मीमांसा लगातार होती रहती है। वेद के ऋचाओं को छोड़कर जितने भी ग्रंथ कहे गए, ये भारत ही है जहां भगवान पर भी प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में वराह मिहिर और आर्यभट्ट एक बड़े खगोल शास्त्री थे, लेकिन उन विषयों को लेकर के आज भी लगातार शोध चल रहे हैं। और जिस प्रकार से खगोल की रचनाओं को, सूर्य और पृथ्वी के चलन को, जहां दुनिया में इसलिए किसी वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई होगी, अभी किसी ने कहा है कि अगर वो भारत में होता तो शायद उसको फांसी नहीं हुई होती, क्योंकि भारत भी की मान्यता वाला देश है। हम भी सही और तुम भी सही। जो रिसर्चेज आ रहे हैं उसमें नई फाइंडिंग आएगी। उन्होंने वराह मिहिर को खारिज करते समय वराह मिहिर को समाप्त नहीं किया, उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और उस विषय को स्थापित करते हैं। यह हमारी परंपरा रही है।
आप रामायण देखें, महाभारत देखें, फिर आकर रामचरितमानस देखें, तो रामचरितमानस के रचयिता भी कहते हैं कि सारे वेदों, सारे पुराणों को हम इकट्ठा करके और उसके रूप में स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए रघुनाथ के गाथा को कोई विद्वान नहीं कहता कि समाज के मार्गदर्शन के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। जब भी एकदा मुनिया सर्वे सर्वलोके हितेरता, जब भी कहीं नैमी शरण में लाख हजारों 84,000 ऋषि इकट्ठा होते हैं और उनका उद्देश्य होता है लोक हितेरता, लोक के हित के लिए, तो क्या करना, तो यहां देखा, वहां देखा, ये देखा, वो देखा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, और कुल कहने के बाद एक विचार ऐसा मन में आ रहा है कि आगे ऐसा किया जाए तो आने वाली समस्याओं का समाधान हमको प्राप्त होगा। इस परंपरा को राजा भोज के सारे ग्रंथों का अगर संग्रह करके उस पर वाङ्मय की किया जाए और उसको सारे देश में उस पर डिबेट किया जाए, तो हमको लगता है कि कोई विधा ही नहीं है जो उनसे छूटी हो। ऐसी स्थिति में जब चाणक्य कहते हैं कि राजा व्यक्ति नहीं होता, राजा एक संस्था होता है, और संस्था के बहुत सारे संकाय होते हैं, और सारे संकायों में उसका समावेश होता है। अंग्रेजों के आने के बाद एक हमारी समस्या आई कि जब इतिहास के विद्यार्थियों में पूछता हूं कुछ पॉटरी क्या होता है, तो हमारा इतिहासकार कहता है मैं तो मॉडर्न का हूं, मुझे एंशिएंट कुछ नहीं आती। ये हमारी नई शिक्षा नीति जो स्थापित की गई मैकाले के द्वारा, उसका दोष है कि मैं तो साहित्य का हूं, हिंदी का हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं अंग्रेजी का हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती है। मैं साहित्य का हूं यह नहीं बताता, अगर वो साहित्य का होता तो उसको अंग्रेजी भी आती, हिंदी भी आती, संस्कृत भी आती। तो इस प्रकार के जो मानव शास्त्र थे उसको अलग करके अलग अलग डिवीजन कर दिया, और आदमी एक कंपार्टमेंट में या कंटेंट में, कैमून में बटकर रह गया। लेकिन वह बात हमारे पूर्वजों के और पूर्ववर्ती विद्वानों के सामने नहीं आती। इसीलिए सारे विधाओं में राजा भोज ने जो स्थापना दिया है वह स्थापना स्तुत्य है। अभी सारे ग्रंथ प्रकाश में नहीं है, आपने थोड़ा अध्ययन कर किया है, हम लोग उतना अध्ययन राजा भोज के विषय में अभी नहीं कर पाए हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है, नए बच्चे भी 50-60 आ गए हैं, कि राजा भोज के ग्रंथों को पतले पतले पुस्तकों के माध्यम से प्रकाशित किया जाए, और उस प्रकाशन के माध्यम से लोग उसका अध्ययन करें। इंटरनेट पर भी खोजने पर बहुत कुछ नहीं है, विकिपीडिया पर कुछ भी नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि अभी हम लोगों ने, माननीय सोनी जी ने कहा इसको प्रयास किया जाए, तो 1860 से 1960 के बीच के जितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उन ग्रंथों की सूची बनाई तो 18,600 ग्रंथ मिले, जो कहीं ना कहीं से राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। और उसमें से काउंसलिंग करके 75 पुस्तक अभी हम छापने का प्रयास कर रहे हैं, 22 पुस्तकें आ गई हैं। तो ऐसे ही सारे पुस्तकों को इकट्ठा करके उस पर टिप्पणियां लिखवा करके उसको क्रिटिक बना करके और समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। समाज के प्रबोधन के लिए कार्यक्रम बेहतर है, लेकिन संदर्भ के रूप में वो सारे ग्रंथ सहज रूप में उपलब्ध हों और सहज रूप में हम पढ़ सकें। इसके लिए जब वो सामने आएगा तो ये सारे विषय हमको कहीं दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। जो एक विषय आता है कि ज्ञान प्राप्त करना हो, दुनिया को कम्पीट करना हो, अंग्रेजी जानना जरूरी है, हमको लगता है ये बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप संस्कृत और भारतीय भाषाओं को जानेंगे और भारत के ज्ञान परंपरा का अगर अनुशीलन करेंगे तो दुनिया बहुत बौनी है। दुनिया का ज्ञान परंपरा अगर गाय के खुर के बराबर है तो भारत की ज्ञान परंपरा समुद्र के बराबर है। उसमें अवगाहन करना, उसमें डुबकी लगाना या उसमें डूब जाना, यह जब जज्बा हमारे मन में आएगा तो हम राजा भोज को अपने आज के युग में समीचीन पाएंगे या उसका लाभ हम उठा पाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, जैसा आपने बताया, समाज व्यक्ति की शिक्षा किसी एक क्षेत्र में ना होते हुए संपूर्ण विशेष विषयों में रहे। राजा भोज के लिए अगर आप कहा जाए तो उनकी विद्वता उनको बनाती है धर्मशास्त्र का आचार्य, संगीत शास्त्र का आचार्य, आयुर्वेद का आचार्य, नीति शास्त्र का आचार्य, राजनीति शास्त्र का आचार्य। समाज का कौन सा क्षेत्र है जिसके वो आचार्य नहीं।
एक और ग्रंथ आखिरी में मैं आपसे सब आखिरी एक एरिया लेकर के आपका उस पर उद्बोधन के लिए प्रार्थना करूंगा। एक ग्रंथ के लिए कहा गया कि वो बहुत विशद ग्रंथ था और उस ग्रंथ को किसी ऋषि ने आगे ना बढ़ने देने के लिए उसका व्याकरण खराब कर दिया या उसके व्याकरण को नहीं किया। राजा भोज की उत्कटता इतनी थी कि वो गए और उस पूरे ग्रंथ को उन्होंने पुनः स्थापित किया और पुनः बनाया और उसका एक नाट्य रूप में प्रचार किया और यह था हनुमांतकम। ये ग्रंथ का नाम था हनुमानष्टकम। पूरा तरीके से नाट्य शास्त्र की विधा में ये ग्रंथ एक पूरा बना करके पुनः स्थापित करने का कार्य भी राजा भोज का है। तो आज की धार्मिकता, आज की आध्यात्मिकता, आज की नीति, आज का समाज, आज का टेक्नोलॉजी, सभी कुछ पर प्रवीणता अगर आपको देखनी है तो राजा भोज हैं। भाई साहब, इस पूरे विराट व्यक्तित्व पर आपका व्यक्तित्व। सन्यासियों भोपाल चक्रवर्तियों की है धरा, यहाँ निवास संत सिद्ध योगियों का है सदा। यहाँ निवास कर रहे भगवान राम श्याम, भरत भू महान है महान है महान। भारत माता रत्न गर्भा है। जब जब कोई समस्या आती है तो अवतारों की परंपरा है। कोई छोटे अवतार में, कोई बड़े अवतार में आकर के समाज को वो सहेजता है। राष्ट्र एक आध्यात्मिक इकाई है, उसको राष्ट्र पुरुष की परिकल्पना करते हैं। हम राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। भारत में रहने वाला, भारत को मां मानने वाला, भारत की जमी पर पैदा होने वाला, भारत में पलने बढ़ने वाला, भारतीय संस्कृति से एक आत्म, भारत के चैतन्य से एक रूपता स्थापित करने वाला प्रत्येक भारत माता का पुत्र भारत के समृद्धि के लिए, भारत के उन्नयन के लिए, समरस समर्थ समाज की स्थापना के लिए समय समय पर हमेशा अपना रक्त बहाया है, अपना सब प्रकार का अवदान किया है। चाहे वो राजा हो, राजा के लिए तो कहा गया है कि राजा तो सारे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। राजा को पिता कहा है। पुत्रों के सारे गुणों को समाहित करके राजा अपने समाज के निर्माण के लिए वो सारे कार्यों करता है। आचार्य चाणक्य इस विषय को जब आर्थिक दृष्टि से कहते हैं तो वो कहते हैं कि राजा उस तरह से समुद्र से जल लेता है जैसे बादल जल लेकर के और पुनः धरती पर बरसाता है। राजा पिता है और पिता को आकाश के समान कहा गया है। ऐसे रूप में राजा भोज एक संपूर्ण राजा थे और उन्होंने पूरे भारतवर्ष को केंद्र में रख करके आए हुए अत्याचारियों द्वारा किए गए समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र का उपयोग संपूर्णता से और पूरी निष्ठा से, निष्काम भाव से भारत के निर्माण में किया। वो चाहे साहित्य के माध्यम से, चाहे इतिहास के माध्यम से, चाहे युद्ध के माध्यम से, सभी प्रकार से उन्होंने भारत के संपूर्णता को राम भगवान कृष्ण के समान ही देखा होगा। लेकिन मध्यकाल में हमारे ऊपर आई हुई विपत्ति के कारण स्थिति ये बनी कि हम आत्मविस्मृत हो गए, हम अपने को भूल गए। हमारी स्थिति वैसी ही हो गई जैसे शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में चरता हुआ अपने को विस्मृत कर लेता है। इसके लिए अंग्रेजों ने प्रयास भी किया और हमारे ग्रंथों को मिथक कह करके, कपोल कल्पित कह करके और तमाम प्रकार की समस्याओं को खड़ा करके और उससे हमको दूर कर दिया। हम समाज के अंगांगी भाव के से दूर हो गए, व्यक्ति भाव में हम स्थापित हो गए और इसका कारण हुआ कि अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मों को हम आगे बढ़ाने में असफल हुए। हमारा आत्मविश्वास डग गया। हम बाहर के लंदन के बंदर के करके नकल, अकल बेचकर हमने खरीदी शकल। हमने अपने पूर्वजों के अवदान का अस्तित्व और मूल्यों को पहचानने में कहीं भूल कर दी। आज भारत नया भारत है। आजादी के 25 वर्ष भी आए होंगे, आजादी के 50 वर्ष भी आए होंगे, लेकिन कोई नहीं जान पाया था। लेकिन आजादी का 75 वर्ष गांव-गांव के बच्चे बच्चे भी तिरंगा लेकर निकल पड़े थे। ये नया भारत है। नया भारत नए रूप से अंगड़ाई लेकर के बहुत सारे ज्योतिषियों के, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के अनुसार
एक भारत नए तेवर में आज खड़ा है। आज हम विजयी भाव में हैं और विजयी भाव होने के कारण से हमको सिंहावलोकन करना पड़ता है। हम एक बार पीछे मुड़ेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमको बचाने के लिए, हमको संवारने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध किया है। आज भारत के इतिहास में भारत नहीं है, भारत के इतिहास में भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है, भारत के इतिहास में भारत के लोग नहीं हैं। जो भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम हुड़ों का इतिहास पढ़ते हैं, शकों का इतिहास पढ़ते हैं, जर्मनों और जापानियों का इतिहास पढ़ते हैं, मुसलमानों का इतिहास पढ़ते हैं, वायसरायों का इतिहास पढ़ते हैं, मार खाने का इतिहास पढ़ते हैं, पराजय का इतिहास पढ़ते हैं। आज आवश्यकता है कि अपने पराक्रमी वीर राजाओं के इतिहास को अंगीकृत करें, उनके दिए हुए कार्यों और प्रवचनों को, लिखे हुए ग्रंथों का अनुशीलन करें और भारत को फिर स्वाभिमान के आगे बढ़ाएं। आज स्व हमारा कहीं ना कहीं लांछित हुआ है। अपने स्व को जागृत करने का हम उत्सव प्रारंभ करें और इसलिए आवश्यक है कि विजयी भाव में आने पर दो समस्याएं आती हैं। आदमी संतुष्ट होता है और फिर शिथिल हो जाता है। शिथिलता की आवश्यकता नहीं है। आज पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले और राष्ट्रभक्तों की टोली इस देश में बड़े पैमाने पर खड़ी है। एक बस में भी अब हाथ खड़ा करके पूछेंगे भारत माता के जय बोलने वाले तो 70% लोग जय बोलेंगे। अब वो दिन गया कि हम गधा कह लो हिंदू न कहो। अब वो दिन आ गया कि कोट के ऊपर भी जनेऊ पहनकर अपना गोत्र बनाने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। इसलिए विजयी भाव में आने के कारण से हमारे पास अमृत महोत्सव का काल बीत गया है, अमृत काल प्रारंभ हुआ है। कुछ वर्ष हमारे पास हैं। इन वर्षों में अपने बचे हुए उम्र का सदुपयोग करें। भारत माता के चरणों में ताजे पुष्प की आवश्यकता है। अपने को समर्पित करें और उसके लिए राजा भोज हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में धार में खड़े हैं। मैं इस धरती को प्रणाम करते हुए राजा भोज के विषय में आयोजन करने वाले बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबको सद्बुद्धि दे और भारत की सज्जन शक्ति एकत्र होकर भारत माता को दुनिया के सर्वोच्च सिंहासन पर स्थापित करने में सक्षम हो, ताकि हम परम वैभव पर राष्ट्र को ले जाने में अपने संकल्प में सिद्ध हों। जय भारत माता। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद। प्रश्नों के श्रृंखला समय के अभाव में एक ही प्रश्न का समय का अनुमति मुझे मिली है। जी सर्वप्रथम आपका आभार। आपने इन ग्रंथों के संदर्भ में इस सदन को अवगत कराया। मेरा एक प्रश्न है, ये ग्रंथ वर्तमान में आज की पीढ़ी को सहज सुलभ कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में क्या किया जा रहा है? प्राचीन ग्रंथों को पुनर्प्रकाशित करने की परंपरा अखिल भारतीय इतिहास संकलन जो मैंने शुरू किया है। मैं अपने मध्य प्रदेश और विशेष रूप से मालवा प्रांत के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा और अपने संघ के बंधुओं से भी, हमारे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जी भी बैठे हैं, कि इन ग्रंथों के पांडुलिपियों को हम इकट्ठा करें। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना इन ग्रंथों को प्रकाशित कर सकता है और करेगा। यहाँ के सारे कार्यकर्ता सहयोग करें तो उसको कुछ संक्षिप्त रूप में, कोई विस्तृत रूप में, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले की जो भाषा है उस भाषा को आज के भाषा में थोड़ा परिवर्तित करना पड़ेगा। मूल टेक्स्ट के साथ साथ इसको एक सहज ग्रंथ के रूप में, हमारे परम मुझे सरसंघचालक जी का भी मानना है कि बहुत मोटी पुस्तक देखकर लोग घबरा जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उसके अलग अलग खंड बना करके और उसको प्रकाशित करने की परंपरा हमने शुरू किया है। और अपने परिवार के बहुत सारे प्रकाशन हैं जो उसको कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूं कि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो हाथों हाथ बिक जाएंगे, क्योंकि भारत का मन उसमें लिखा हुआ है। तो आवश्यकता है, एक बार नामवर सिंह जी एक पुस्तक का विमोचन कर रहे थे, अपने पुस्तक का, और बार बार वो कह रहे थे कि पुस्तकें बिकती नहीं, पुस्तक लोग पढ़ते नहीं। तो हमारे शिशु मंदिर के एक आचार्य जी गलती से पहुंच गए थे वहाँ, वो खड़े हुए और कहे, नामवर सिंह जी, जो भारत पढ़ना चाहता है वो पुस्तक छापो तो बिक जाएगा। और उसने उदाहरण दिया कि गीता प्रेस कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो 1 लाख से कम छापता है और हमेशा शॉर्टेज रहता है। गलत लिखोगे तो देश नहीं पढ़ेगा। मुझे विश्वास है कि राजा भोज के सारे ग्रंथ अगर पब्लिश होते हैं
तो वो सर्वसुलभ हो सकते हैं, हाथों हाथ जाएंगे। हमारे पास भारत प्रकाशन है, सुरुचि प्रकाशन है, इतिहास संकलन योजना है, प्रज्ञा प्रभा के बहुत सारे प्रकाशन हैं। कोई भी प्रकाशन 2-2, 4-4 पुस्तकें लेकर छापेगा और सर्वसुलभ होगा, इसकी आवश्यकता है। हमको लगता है इसको हम करेंगे।